Yeah, good evening everyone. Today we are starting from class 11 solution. This is lecture number 3, Raoult's law as a special case of Henry's law, right? Piyush, already we have discussed according to, Raoult's law, we have this relationship we obtained PA is equal to XA into PA naught and PA is equal to, you can write it as PA naught into XA. It is one and the same thing. Piyush, I hope the screen is visible to you. तो बेटा जो वेपर प्रेशर होता है किसी भी वोलाटाइल कंपोनेंट का, चाहे तो वो सॉल्वेंट हो या सॉल्यूट हो, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? मोल फ्रैक्शन के। अगर वो कंपोनेंट आपका सॉल्यूशन में प्रेजेंट है तो अगर गैस हमारी सॉल्यूट है और लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है तो हेनरी का लॉ हमें ये कहता है कि पी ए इज इक्वल टू वो कांस्टेंट के एच इंटू एक्स से आ जाता है, राइट? दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ द वोलाटाइल कंपोनेंट। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? मोल फ्रैक्शन के। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो राउल्ट्स का लॉ है और हेनरी का जो लॉ है ये आइडेंटिकल हैं, सिवाय इस बात के कि जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होंगे वो डिफरेंट होंगे। राउल्ट्स लॉ में हम पी ए डिग्री यूज करते हैं और हेनरीज कांस्टेंट हेनरीज लॉ में हम के एच यूज करते हैं। ओके, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि हेनरी का जो लॉ है वो लिक्विड सॉल्यूशन में भी कई बार फॉलो किया जाता है और ये बात भी ऑब्जर्व की जाती है कि अगर कोई भी सॉल्यूट हेनरी के लॉ को ओबे करेगा तो जो सॉल्वेंट है वो राउल्ट्स के लॉ को ओबे करेगा। अब बात करते हैं क्या सिमिलैरिटीज हैं और क्या डिससिमिलैरिटीज हैं राउल्ट्स और हेनरी के लॉ के बीच में। सिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों के दोनों वोलाटाइल कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन में अप्लाई होते हैं। दोनों के दोनों लॉ ये स्टेट करते हैं कि जो वेपर प्रेशर है किसी भी कंपोनेंट का सॉल्यूशन के अंदर वो प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। डिससिमिलैरिटीज की बात करें तो दोनों लॉ मैंने पहले भी बताया प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट में डिफर करते हैं। राउल्ट्स लॉ में वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर के प्योर कंपोनेंट के, जबकि हेनरीज लॉ में वो इक्वल होता है हेनरीज कांस्टेंट के। ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप चाहे तो ये डिफरेंट रूल्स आप पढ़ सकते हैं। कोनोवेलोव्स रूल और रिलेशनशिप बिटवीन मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एन आइडियल सॉल्यूशन इन लिक्विड फेस एंड वेपर फेस के केस में। ठीक है, ये बस गो थ्रू आप कर लीजिएगा, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। ओके, यहाँ से हमें ये रिलेशन मिल जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन द वेपर फेस और टोटल वेपर। हाँ हाँ, ये भी एक्स्ट्रा है, ये सब का भी टाइम कम है हमारे पास। थोड़ा सा मैं बस आइडिया दे देता हूँ कि इस केस में फाइनल रिलेशनशिप पे आप ध्यान रखिए कि वाई ए जो है 1/p टोटल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा है, आपको टीचर्स ने स्कूल में भी बताया ही होगा। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर की बात करें, ये इनका मतलब लॉग होता है, राइट? तो फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है लॉग पी का वो डेल्टा एच ओवर आर टी स्क्वायर, ये सारे एक्स्ट्रा हैं। तो पीयूष आप चाहें तो बस एक बार रीड कर लीजिएगा। और एक ये रिलेशन दिया हुआ आपको, log of P2 over P1 is delta H over 2.303 R 1 by T1 minus 1 by T2। तो दो फॉर्मूले पीयूष हमने पढ़े थे, पी ए इज इक्वल टू एक्स ए इंटू पी नॉट ए और पी बी इज इक्वल टू एक्स बी इंटू पी नॉट बी। और अगर आपको मोल फ्रैक्शन जानना हो ए और बी का वेपर फेस में तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं पी ए और पी बी से। वाई ए इज पी ए ओवर टोटल पी, वाई बी इज पी बी ओवर पी टोटल, या 1 माइनस वाई ए भी आप शॉर्टकट में कर सकते हैं। अब मैं चाहूंगा पीयूष आप फर्स्ट सैंपल प्रॉब्लम रीड करें।
ओके, तो वेपर प्रेशर क्लोरोफॉर्म का और डाइक्लोरोमीथेन का स्टैंडर्ड टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे आपको गिवन है 200 मिलीमीटर और 415 मिलीमीटर रिस्पेक्टिवली। वेपर हमें कैलकुलेट करना है वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विच इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 25.5 ग्राम ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 40 ग्राम ऑफ डाइक्लोरोमीथेन दैट इज CH2Cl2। तो वेपर प्रेशर की बात करें तो क्लोरोफॉर्म का मास तो आप निकाल ही लेंगे पीयूष। एटमिक मास ऑफ कार्बन विच इज 12, एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन विच इज 3, ये मोलर मास, ये तो गिवन है, सॉरी मास आपको गिवन है, ये मोलर मास यहाँ पर निकाल रखा है क्लोरोफॉर्म का। और डाई क्लोरोमीथेन का मास आपको गिवन है 25.5 एंड 40। मोलर मास आपको आता ही है, एटमिक मास ऑफ कार्बन विच इज 12 plus atomic mass of hydrogen which is 1 plus 3 into atomic mass of chlorine which is 3 into 35.5। सॉल्व कीजिए, आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल। ऐसे ही मोलर मास CH2Cl2 का आपका हो जाएगा कार्बन का 12, दो हाइड्रोजन के एटम है तभी ये 2 into 1 2 हुआ है, और दो क्लोरीन के एटम्स है तभी ये 2 into 35.5 हुआ है। तो ये 41 प्लस 71 85 ग्राम पर मोल आ गया। तो आपको नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला पीयूष 9th में भी मैंने बताया था, आप चाहें तो अपनी बुक में ही लिख सकते हैं। ये हो जाएगा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास है 25.5, मोलर मास है 119.5। पॉइंट से पॉइंट कट कर दीजिए, 551 द 51 over 239। सॉल्व करेंगे आ जाएगा 0.213 मोल। ऐसे ही हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे डाइक्लोरोमीथेन में। गिवन मास है 40 ग्राम, मोलर मास है 85 ग्राम। 5 8 द 517 द, सॉल्व करेंगे 0.47 मोल आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन पीयूष मैंने पहले भी बताया था, मोल फ्रैक्शन निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स CHCl3 में ओवर में इन दोनों के बेटा ये वाले दोनों ऐड हो जाएंगे, 0.213 प्लस 0.470। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा 0.312। और मोल फ्रैक्शन अगर आपको डाइक्लोरोमीथेन का निकालना है तो वो हो जाएगा 1 माइनस में 0.312, यानी कि 0.688 हो जाएगा, ध्यान रखिए। टोटल पी जो है वो हो जाएगा क्लोरोफॉर्म का प्लस डाइक्लोरोमीथेन का। तो वो बेटा सेम अभी फॉर्मूला ऊपर बताया था ना, x इंटू पी नॉट प्लस एक्स फॉर डाइक्लोरो मीथेन इंटू में जो भी उसका कांस्टेंट है। वैल्यू सारी आपके पास है, 0.312 इंटू में 200 ये गिवन था प्रेशर, और 0.688 इंटू 415 ये भी गिवन था। तो आंसर आ जाएगा, सॉल्व कर लेना कैलकुलेशन पार्ट, 347.9 आ जाएगा। सेकंड पार्ट में ध्यान से देखिए, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है हर कंपोनेंट का वेपर फेज में। जैसे आपको पता ही है प्रेशर कितना है क्लोरोफॉर्म का 62.4 mm, डाई क्लोरोमीथेन का है 288.5 mm, ये गिवन है, और टोटल कितना आया था 347.9 mm। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में हो जाएगा जो प्रेशर है क्लोरोफॉर्म का अपॉन में टोटल 62.4 ओवर में 347.9। सॉल्व कर लीजिए, 0.18 आएगा। और मोल फ्रैक्शन अगर इसका निकालना है, ये 1 माइनस में जो पिछले में आया है 0.18 डायरेक्टली आप निकाल सकते हैं। कैलकुलेशन पार्ट काफ़ी इजी है, वो आप खुद से ही कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन प्लीज।
तो आपको दो लिक्विड गिवन है बेटा एक्स और वाई, उन्हें आप मिक्स कर रहे हैं और आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं। 30 डिग्री सेल्सियस पर जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, जिसमें 3 मोल्स हैं एक्स के और 1 मोल है वाई का, वो दिया हुआ है 550 मिलीमीटर मरकरी। लेकिन जब आप 4 मोल्स एक्स के और 1 मोल वाई का मिक्सअप करते हैं तो जो वेपर प्रेशर होता है वो 560 mm ऑफ मरकरी आ जाता है। तो आपको ये बताना है वेपर प्रेशर एक्स और वाई का क्या होगा इस टेम्परेचर पे। सपोज कर लीजिए कि जो वेपर प्रेशर है एक्स का है वो है पी नॉट एक्स और वाई का है पी नॉट वाई। मैं नॉट या डिग्री जो आपको बोलना हो बोल सकते हैं। फर्स्ट केस में मोल फ्रैक्शन जो है वो कितना है पीयूष? 3 मोल्स ऑफ एक्स एंड 1 मोल ऑफ वाई, यानी कि एक्स का हो जाएगा 3/4 और वाई का कितना हो जाएगा 1/4, यानी कि 0.25। राउल्ट्स लॉ आप अप्लाई कीजिए। राउल्ट्स लॉ हमारा कहता है टोटल जो प्रेशर है हमारा वो पी एक्स प्लस पी वाई है, और पी एक्स फर्दर क्या होगा एक्स एक्स इंटू पी नॉट एक्स प्लस एक्स वाई इंटू पी नॉट वाई। तो टोटल कितना दिया है 550, एक्स एक्स कितना दिया हुआ था 0.75, यही था ना हमारा एक्स ऑफ एक्स, और ये क्या था स्मॉल एक्स ऑफ वाई, और पी नॉट एक्स प्लस पी नॉट वाई दो वेरिएबल हैं तो लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ऐसे। सेकंड केस में अगर आप देखें, अगर 4 मोल एक्स के थे और 1 मोल वाई का था, तो इस बार जो x का x एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 4/4 + 1 यानी कि 4/5 यानी कि 0.8, और y का कितना हो जाएगा 1/5। 1 था ना, 1 मोल y का था, 1/5 यानी कि 0.20 यानी कि 0.2। तो आप फिर से लगाइए, टोटल इस बार प्रेशर कितना आ रहा है 560 मिलीमीटर आ रहा है। तो बेटा ये लीनियर इक्वेशन बन गई है, दो वेरिएबल है x और y की जगह पी नॉट एक्स और पी नॉट वाई है, राइट। तो ये आ गया 560 इज इक्वल टू 0.80 इंटू पी नॉट एक्स प्लस 0.20 इंटू पी नॉट वाई। अब पीयूष इसे सॉल्व कर लो, वो आप कर ही लोगे मुझे पता है, तो सॉल्व करके ये आ जाएगा 2200। ये इक्वेशन 1 को सॉल्व करोगे तो देखो ये आ रहा है, ये 2 को सॉल्व करके आ रहा है। मैं एक सेकंड ये रब कर देता हूँ यहाँ पर, ध्यान दीजिए इक्वेशन 1 को सॉल्व करके ये इक्वेशन आ रही है। ये इतना मैथ्स तो आप कर सकते हो ना भाई, और इसे सॉल्व करके ये इक्वेशन आ रही है। इक्वेशन 10th क्लास में आपने पढ़ा ही है ये सब, कि इसे फर्दर कैसे सॉल्व करना होता है। ये डायरेक्टली हम सबट्रैक्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये सबट्रैक्ट कर लोगे, ये यहाँ पर माइनस है और एक यहाँ माइनस है, ठीक है, ये नहीं है कुछ भी, तो ये पी वाई जो है एलिमिनेट हो जाएगा। तो -600 इक्वल टू आ जाएगा माइनस पी नॉट एक्स। माइनस से माइनस कट कर लो, ये पी नॉट एक्स जो है 600 mm आ गया। उसकी वैल्यू उठा के आप थर्ड या फोर्थ में से किसी में भी डाल लें। फर्स्ट में तो थोड़ी मुश्किल होगी, थर्ड में डालिए तो 400 mm आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से पीयूष ये सब आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ एक प्रॉब्लम नंबर 3 और मैं डिस्कस करा देता हूँ, फिर इसके बाद रिमेनिंग सॉल्व सैंपल प्रॉब्लम आपको ट्राई कीजिएगा, मैं टाइम दूंगा आपको करने के लिए। ओके, इथाइलिन डाइब्रोमाइड यानी कि C2H4Br2 और 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन, वो एक सीरीज फॉर्म कर रहे हैं आइडियल सॉल्यूशन की ओवर होल रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, जिनसे वो मिलकर बन रहे हैं। 85 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर है इन्हीं दो लिक्विड के वो हैं
173 और 127 टॉर रिस्पेक्टिवली। ये भी एक यूनिट है राइट, मेजर करने के लिए, वेपर प्रेशर मेजर करने की। आपको बताना है मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसी का, इथाइलिन डाइब्रोमाइड का, किसी एक सॉल्यूशन में जिसे 85 डिग्री सेल्सियस पे लिया गया है, इक्विलिब्रेटेड विद 1:1 मोलर मिक्सचर इन द वेपर। तो सपोज कीजिए जो मोल फ्रैक्शन है इथाइलिन डाइब्रोमाइड का लिक्विड फेज के अंदर, वो हमने x मान लिया। तो मोल फ्रैक्शन 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन का कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा राइट। कितना हो जाएगा, 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो अब इन्होंने वेपर प्रेशर इथाइलिन डाइब्रोमाइड का हमारा हो जाएगा x इंटू पी नॉट, और ये दिया हुआ है 173 टॉर दिया हुआ है, तो ये 173x आ जाएगा। और दूसरा जो था कंपाउंड 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन का हो जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 127। बस इसे इक्वेट कर लीजिए पीयूष, क्योंकि दोनों का बराबर है, मोलर रेशो 1:1 है। बाकी तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है राइट। 173x इक्वल टू में ये सॉल्व करना है, ये 127 का 1 से कीजिए और x से कीजिए। अब इस वाली टर्म को लेफ्ट में ले आइए, ऐड हो जाएगी, हो जाएगा 300x इक्वल टू 127, x आ जाएगा 127/300। जब आप डिवाइड करेंगे तो 0.423 आ जाएगा। तो ये तो कुछ न्यूमेरिकल थे जो मैंने डिस्कस किया। मैं चाहूँगा आप इसके रिमेनिंग जैसे 4, 5 ये खुद ट्राई करें, बाद में मैं आपको टाइम दूंगा करने के लिए। कोई भी डाउट आए, ये प्रॉब्लम्स भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस पर रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में राइट। तो ये सब देखिए, ये आप खुद कर लीजिएगा ओके। अब इसके बाद बात करेंगे पीयूष हम आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। देखिए राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे जो लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन है उन्हें हम क्लासिफाई कर सकते हैं आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हर कंपोनेंट जो है राउल्ट्स लॉ को ही ओबे करता है अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कॉन्सेंट्रेशंस। कोई भी जो आइडियल सॉल्यूशन होगा वो सेटिस्फाई करेगा कुछ कंडीशंस, जैसे कि देयर विल बी नो चेंज इन द वॉल्यूम। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा पीयूष की, अगर आप दो कंपोनेंट को मिक्स भी करते हैं तो, मतलब डेल्टा वी जो होगा मिक्सिंग का वो 0 होगा। और एंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, कोई भी हीट ना तो इवॉल्व होगी ना तो एब्जॉर्ब होगी जब दो कंपोनेंट जो हैं मिक्स किए जाते हैं, यानी कि जो डेल्टा एच है मिक्सिंग का वो 0 होगा। जब आप मिक्स करते हैं 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन को 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टॉलीन के साथ, तो जो वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो एग्जैक्टली कितना होगा, 100 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग का 0 आ जाएगा, फर्दर डेल्टा एच भी मिक्सिंग का 0 आ जाएगा। तो जो सॉल्यूशन है वो क्या होगा, आइडियल होगा। अगर किसी आइडियल सॉल्यूशन की बात हम करें तो इट मे बी डिफाइंड एज दैट सॉल्यूशन जिसमें कोई भी वॉल्यूम चेंज नहीं होगा और ना ही कोई एंथैल्पी चेंज होगा अगर आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स कर देते हैं किसी भी प्रोपोर्शन में। जो एक आइडियल सॉल्यूशन होता है पीयूष, उसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं ए और बी, उन्हें हम ऐसे डिफाइन करते हैं वो एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन जो है बिटवीन द कंपोनेंट्स वो सेम मैग्नीट्यूड का होगा और सेम इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होगा, जो प्योर कंपोनेंट में ही पाया जा सकता है। ए सिंगल बॉन्ड ए अट्रैक्शन या बी सिंगल बॉन्ड बी एट्रैक्शन। देखिए प्रैक्टिकली तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है पीयूष जो आइडियल हो राइट, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन जब सॉल्यूट की काफ़ी कम होती है तो सॉल्यूशन बिहेव करता है आइडियली।
ऐसे कुछ एग्जाम्पल याद रख लो एक दो, जैसे कि बेंजीन प्लस टॉलीन या हेक्सेन प्लस हेप्टेन। ओके, आई होप यू आर देयर पीयूष। नॉन आइडियल सॉल्यूशन इसका जस्ट कन्वर्स होगा, एक ऐसा सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। डेल्टा वी मिक्सिंग में जीरो के इक्वल नहीं होगा और डेल्टा एच भी मिक्सिंग में जीरो के इक्वल नहीं होगा। जब भी आप मिक्स करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को वाटर के अंदर, तो जो अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो रहा है वो काफी लार्ज होता है, और जो चेंज होता है वॉल्यूम में वो भी ऑब्जर्व किया जाता है। एक नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अलग अलग फोर्स से इंटरेक्ट करते हैं, और ये जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्योर कंपोनेंट्स के बीच में होता है। अब इसे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में जो पॉजिटिव डेविएशन बनाते हैं, अगर कोई भी कंपोनेंट बी को आप ऐड कर रहे हैं दूसरे कंपोनेंट ए में, तो कई बार जो पार्शियल प्रेशर होता है कंपोनेंट ए का, इट इज फाउंड टू बी मोर देन एक्सपेक्टेड, ज्यादा आता है। राउल्ट्स लॉ की अगर हम बात करें उसके बेसिस पे, एक ऐसा ही सिमिलर इफेक्ट जो है हमें ऑब्जर्व होता है दूसरे कंपोनेंट बी में, ऐसा वर्ड मिक्सिंग में होता है। टोटल जो वेपर प्रेशर है किसी भी सॉल्यूशन के लिए वो ग्रेटर होगा than that of corresponding to an ideal solution of the same composition। ऐसे ही बिहेवियर को हम पॉजिटिव डेविएशन भी कहते हैं। राउल्ट्स लॉ से ये उसका ग्राफ आप बना के देख सकते हैं यहाँ पे। कई लिक्विड मिक्सचर हैं जो डिस्टिल हो जाते हैं बगैर कंपोजिशन में कोई चेंज लाए, उन्हें एजियोट्रॉप्स कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर भी कहते हैं। ऐसे सॉल्यूशन के केस में जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है हमें मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स मिलते हैं। ये बात आप ध्यान में रखें। यहाँ पर एक देखिए प्योरिकल का हाई फ्रिक्शन मॉलिक्यूल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पोलैरिटी के साथ दिखता है। वेपर प्रेशर ग्राफ थोड़ा बना के लीजिएगा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में साफ करना हो, प्योर आप करेंगे। कुछ एग्जांपल भी कर लीजिए।
lowering